ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी का मतलब होता है एक जैसे दो तीन। ठीक है, हम शक्ल जिसे हम बोलते हैं एलोट्रॉप। ठीक है, एलोट्रॉप का मतलब होता है जो क्या हो, एक ही तरह के हो, लेकिन उनकी जो स्टेट है वो किस तरह चेंज हो या सेम हो, वो हम देखते हैं अभी। एलोट्रॉपी इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, बुक के अंदर आपकी इसकी डिटेल नहीं है। उसने कुछ कहा था स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ आप एलोट्रॉपी की डेफिनेशन दे दो और इसी के एग्जांपल दे दो और इसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है वो बता दो, बस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी the existence of an element, the existence of an elements in more than one form which same physical state is called एलोट्रॉपी। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट की अगर हम बात करें और एलिमेंट की बात करते हम कहें कि ये जो एलिमेंट था ये मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, तो इस एग्जिस्टेंस को बोलेंगे एलोट्रॉपी। ओके, अगर कोई हमारे पास एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हो और एलिमेंट की एग्जिस्टेंस तो हो हमारे पास मोर देन वन फॉर्म, तो हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट हमारे पास पाया जा रहा है ना, ये हमारे पास क्या है? एलोट्रॉपी है। अब एलोट्रॉपी की अगर हम बात करें तो आपके पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल एलोट्रॉपी की है आपके पास कोल की। ठीक है, एग्जांपल किसकी है? कोल की। कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, ये जो आपके पास कोयला होता है, कोयले से आपका ग्रेफाइट बनता है और उसी से आपका डायमंड बनता है। तो ये एलोट्रॉपी फॉर्म होगी किसकी? कोल की। कि कोल की हमारे पास जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, कोयले से आप क्या कर रहे हो? कोयले से आप एक तो कोयला ले रहे हो, नंबर टू आप ग्रेफाइट ले रहे हो। ग्रेफाइट क्या होता है? ये जो लेड पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल, उसके अंदर जो सिक्का होता है, लेड पेंसिल के अंदर वो जो आप लिखने वाला सिक्का यूज कर रहे होते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। और इसके अलावा क्या होगा? डायमंड। ठीक है, तो उसी का डायमंड बन जाता है। तो आपने देखा कि एक ही चीज के एक ही मतलब थी हमारे पास चीज एक ही, लेकिन उसकी स्टेट क्या थी? डिफरेंट आ रही थी। जिसमें हमारे पास जो कोयला है, कोयले से डायमंड बन रहा था, उसी से ग्रेफाइट बन रहा था। इसको बोल देते हैं एलोट्रॉपी। तो ये एलोट्रॉपी की डेफिनेशन थी और ये उसकी एग्जांपल थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one form which same physical state is called allotropy, example coal, graphite, diamond। और तीसरी के चौथी का नाम होता है बक्की बॉल्स। वो आपने नहीं देखी होंगी, वो बॉल्स होती हैं छोटी छोटी सी, बक्की बॉल्स। ठीक है, तो ये आपने नहीं देखी, लेकिन आप नाम लिख देना बस, इसके रिलेटेड आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ आपने देखा है, इसके नाम लिख देना। तो कोल, ग्रेफाइट, डायमंड और बक्की बॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एलोट्रॉपी की क्या थी? एक एग्जाम्पल थी। अब ये डिपेंड किस पे कर रही होती है एलोट्रॉपी? यार ना, डिपेंड कर रही होती है हमारे पास इसकी टेम्परेचर पे, कि किस टेम्परेचर पे जाके एक एलोट्रॉपी किसी दूसरी एलोट्रॉपी में चेंज हो सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मरकरी कहाँ आ गया भाई यहाँ पे? मरकरी जो है वो मेटल की फॉर्म में आ रहा है। ये हमारे पास नॉन मेटल्स के बात हम बात कर रहे हैं। जो मरकरी आपके पास आता है वो मेटल्स है। ठीक है, और ये हमारे पास नॉन मेटल है। तो मेटल कैसे नॉन मेटल में एग्जिस्ट कर सकती है भाई? ठीक है, डेफिनेशन का सिर्फ करके इसका ओके। हमारे पास हमारे पास अगर कोई
एक एलिमेंट हो, हमें पता है कोल है, अगर हम कोयले का टेम्परेचर चेंज करवा देंगे तो वो ग्रेफाइट बन जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज करवा देंगे तो वो डायमंड बन जाएगा। ठीक है, डायमंड के लिए टेम्परेचर आपको बहुत हाई चाहिए, जो आमतौर पे हम यहां पे नहीं दे सकते। अब याद रखना, डायमंड हम खुद से, आर्टिफिशियल डायमंड हम बना तो रहे हैं, लेकिन हम जो एक रियल डायमंड तो खुद से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए कोयले का, और उसका प्रेशर भी बहुत हाई चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास किसी एक एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में अपने आप को तब्दील कर रहा हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी जो होती है वो क्या होता है जी, डेफिनेशन दे के आप एग्जांपल दे दो। एलोट्रॉपी एक ऐसा एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की ऐसी एग्जिस्टेंस जो मोर देन वन फॉर्म हो, जिनकी स्टेट क्या हो, सेम हो, हम कह देते हैं ये हमारे पास एलोट्रॉपी है। ठीक है, और एलोट्रॉपी की एग्जांपल है कोल, ग्रेफाइट, डायमंड्स और बकीबाज। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर। किस टेम्परेचर के ऊपर? ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसकी डेफिनेशन भी लिखो, ये मैं रेज कर रहा हूं। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या कर जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जी, कोयला कैसे डायमंड में कन्वर्ट होता है? देखो, ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे खुद से कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, कोयला जब आपके पास टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए और प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, तो कोल क्या करता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो आपका जो कोयला होता है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उतना टेम्परेचर हमारी यहाँ पे जो सराउंडिंग है इसमें टेम्परेचर उतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? और बियर भी नहीं कर सकते। ये मोस्टली उस जगह पे होता है जहां पे कोयला क्या करते हैं, हम कोयले को निकाल के लाते हैं। तो कोयला कोई ऐसा पॉइंट जहां पे आ गया हो जहां पे हमारे पास क्या हो, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया हो, कोई ऐसे कोयले मतलब उसमें माइंस के अंदर जहां पे आप कोयला निकाल के लाते हो, ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर क्या कर गया हो, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हो और प्रेशर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया हो, तो क्या करता है, वहां पे जो कोयला होता है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर हमारा जो कोयला होता है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये अटेंडेंस देख लीजिए, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की भी देख लीजिएगा, फिजिक्स में बच्चे ज्यादा थे, बॉयज कम। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी बात करें कि हनूर बेटे क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका कि डायमंड, आपका कोयला जो डायमंड में कैसे कन्वर्ट होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर उसको डिवर करेंगे और वो क्या करेगा, डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है? तो आप कहोगे वो हमारा टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर नहीं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, हाँ ना, अरे यही तो बात है, मैं यही कह रहा हूं। आपका जो आपने उसको आग लगाई कोयले को, आपका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में जा सकता, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका डायमंड बनता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाके बनता है। और आपको पता है हमारे जितने भी कह लें कि जो हमारे पास ये किलन्स होती हैं, जिन्हें फर्नेस कहते हैं, जहां पे ईंटें बनती हैं, जहां पे ईंट बनती है, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर सिर्फ इनका होता है। आपने 3000 टेम्परेचर लेके जाना है, और 3000 टेम्परेचर आप जिस बर्तन के अंदर लेके जाओगे, उस बर्तन, वो बर्तन क्या करेगा, वो पिघल जाएगा। जिस बर्तन के अंदर आप क्या कह रहे हो, 3000 टेम्परेचर आप ले जाके जाना चाहते हो, वो बर्तन क्या करेगा, वो बर्तन ही पिघल जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल अभी नहीं हुआ, हम खुद से इसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ये नेचुरली प्रोसेस है। इतना टेम्परेचर वहां पे होता है और वहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए इसको, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं खुद से करवा सकते हम। अच्छा जी, हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैं अब बताता हूं।
एक किसी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म को किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो टेम्परेचर लगाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर at which one allotropic form is converted into other allotropic form। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर आपकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हम कहते हैं ये वाला टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, मैंने 3000 लिखा था, 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैंने ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे, ये डिग्री सेंटीग्रेड था 7। ठीक है, 3000। अच्छा, तो आपके पास फास्फोरस P जो रेड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में? रेड फॉर्म में। इसकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर P व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। या आप इसको आप उल्ट भी कर सकते हो, यहां व्हाइट करो, P व्हाइट, फास्फोरस का कलर व्हाइट होता है, और यहां पे आके फास्फोरस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉपिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू एन अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है जी, यहां तक ओके है? ट्रांजिशन टेम्परेचर तक ओके, और चैप्टर ये खत्म हो गया हमारा। चैप्टर नंबर 5 हमारा खत्म। यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है एलोट्रॉपी के रिलेटेड तो बेटे पूछ लो। एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, एलोट्रॉपी की एग्जांपल, और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। Transition temperature is the temperature at which one allotropic form is converted into an other allotropic form। जिसमें एक एलोट्रॉपिक फॉर्म किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। व्हाट है टेम्परेचर? यहां टेम्परेचर कन्वर्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया था एक टेम्परेचर ही होता है जो किसी एक पॉइंट को किसी दूसरी पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखो P हमारा फास्फोरस रेड फॉर्म में था, ये फास्फोरस एक हमारे पास एलिमेंट है जो रेड फॉर्म में होता है, व्हाइट फॉर्म में होता है। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये रेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये रेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। याद रखना, जब एक चीज की हम टेम्परेचर चेंज करवा के, जैसे फर्ज करो पानी था हमारे पास लिक्विड, लिक्विड का हमने टेम्परेचर चेंज किया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, या उसका टेम्परेचर कम किया तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो पानी की प्रॉपर्टी कुछ और तरह से है, बर्फ की प्रॉपर्टी कुछ और तरह से है। ठीक है, तो आप जैसे ही किसी चीज का टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कर सकती है? चेंज हो जाती है। और इसके अलावा यहां पे जो आपको आपकी एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज हो रही है, उस एलोट्रॉपिक फॉर्म को चेंज करने में सिर्फ एक चीज का हाथ है, वो है टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर का स्पेशल नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर है ये सबका? ओके भाई, यहां तक ओके हो गया। इससे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूं। बस उसके कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं, अभी टाइम है तो थोड़ा सा उसका देख लेते हैं जरा कि उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो करनी है हमने। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6, इसकी एक्सरसाइज को मैं बाद में रिवाइज करवा दूंगा आपको। ओके, नहीं नहीं, आज शुरू कर, थोड़ा सा बड़ा बहुत इजी चैप्टर है ये।
चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बस, और जल्दी लेक्चर खत्म कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है अभी आप ही परेशान ना हो। अच्छा, थक तो नहीं गए आप लोग? बोर तो नहीं हो गए? ओके ओके ओके, वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। रिबा कह रही है नो सर। अच्छे बच्चे, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा मतलब पढ़ने को तरजीह देते हैं चाहे जो भी हो जाए। वेरी गुड बेटे। ओ जबरदस्त, ठीक है। अच्छा अभी आज, अब हमारे पास जो आ रहा है दूसरा चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। इस चैप्टर में आपने, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आएगा आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में। आपका प्रैक्टिकल भी इसके इसमें से एक आएगा पेपर के अंदर, मतलब जो प्रैक्टिकल के पेपर होंगे। और आपके पास एक इसमें से कम 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत मजे का चैप्टर है ये। ठीक है, कुछ चीजें बहुत सारी आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हम आज जो शुरू करेंगे वो है सोल्यूशन, डेफिनेशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more component, two or more components. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास सॉल्यूशन है। फिजिक्स का टेस्ट बहुत इजी बनाया है बेटे, बस आपने ईमानदारी से करना है। ओके अच्छा, जो फिजिक्स का टेस्ट है वो बहुत इजी है, सिंपल है बिल्कुल। आपको सिंपल डेफिनेशन वगैरह होंगी, 2-3 एमसीक्यूज हैं। लेकिन ये ना हो कि आपके पास वो टेस्ट आना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहां बैठना है, बुक खोलनी है, सारा करना है और मुझे भेज देना है। ठीक है, जितना आता होगा उतना ईमानदारी से करके भेज देना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किताब खोल लो पूरे नंबर लो, कोई जरूरत नहीं है पूरे नंबर लेने की। अगर आपको जितना आता होगा आप उतना उसको सॉल्व कर दें और हमें सेंड कर दें। ठीक है, अब आपकी ईमानदारी पे छोड़ा हुआ है हमने, देखिए आप कितने ईमानदार है, पता चल जाएगा। अच्छा, हम पढ़ रहे थे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है जी? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस वो चीजें जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी होती है। ऐसे सोल्यूशन, ऐसी चीज जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होगी? एक जैसी। जैसे हम आइसक्रीम की बात करते हैं, अगर हम आइसक्रीम खा रहे हो, चाहे आइसक्रीम को ऊपर से खाएं चाहे आइसक्रीम को नीचे से जाग खाएं, पूरे का पूरा जायका क्या रहता है? एक जैसा रहता है। तो हमें हमें इससे ये पता चल गया कि ये थ्रू आउट कंपोजिशन थी, ये क्या थी? ये सेम थी, इसलिए ये क्या है? ये होमोजीनियस है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी नहीं होती, बल्कि कुछ जगह पे क्या होती है? चेंजेस होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास मट्टी की एग्जांपल है, तो कुछ जगह की मिट्टी कुछ और तरह की होती है, कुछ जगह की मिट्टी में कुछ कंपाउंड और तरह के होते हैं। तो थ्रू आउट कंपोजिशन जिसमें एक जैसी होती है उसको हम कहते हैं होमोजीनियस, और जिसमें कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब पेपर में क्वेश्चन यहां से इसी के रिलेटेड क्वेश्चन क्या पेपर में आता है? वो ये आता है। ओके जी ओके, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, क्वेश्चन पेपर में यहां पे ये आता है, ये क्वेश्चन है वो, तो पेपर में आया भी हुआ है। difference between solution and mixture, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर, तो कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर? ओके 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 ओके, डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर, सोल्यूशन और मिक्सचर में क्या फर्क होता है? कोई बच्चा बताएगा? सोल्यूशन एंड मिक्सचर में डिफरेंस? जी भाई, किसी को आता हो?
ओ नूर बाबर, नो ऐसा तो नहीं होता। कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ आपने सही बताया, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट आपने अच्छे लिए हैं। चले मैं लिखता हूं, देखो मैंने अभी बताया था जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा याद रखना क्या होता है, होमोजेनियस होता है। सोल्यूशन हमेशा होमोजेनियस होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है मिक्स फिजिकली होते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट आएगा ना। अच्छा, अच्छे आंसर मिल रहे हैं मुझे, ओके। अच्छा देखें, जो सोल्यूशन होता है हमेशा होमोजेनियस होता है, जो मिक्सचर होता है वो आपका होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है, होमो और हेट्रो, ठीक है। हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजेनियस होता है, सोल्यूशन हमेशा होमोजेनियस, लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। अरे वो तो सोल्यूशन और वो तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस था ना, मिक्सचर और कंपाउंड था वो जो आप बता रहे हो मोहम्मद अली। खैर अरे ठीक है, याद रखना इसका एक ही आंसर है, जो सोल्यूशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस होते हैं थ्रू आउट एक जैसे, लेकिन जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं वो होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सोल्यूशन ओनली होमोजेनियस मिक्सचर बट मिक्सचर हैज होमो हेट्रो बोथ, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। सोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन हमारे पास ओनली होमोजीनियस बट मिक्सचर होमो हेट्रो बोथ। यहां तक ओके है बेटे, ओके का मैसेज दें। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन why water is called universal solvent, why water is called universal solvent। हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर क्यों करते हैं, पहले यूनिवर्सल का पता हो, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो ओवरऑल कंप्लीट यानी मुकम्मल तौर पे कायनाती जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल, मुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्यों, आपने लिखना है क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको वाटर क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। याद रखना वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने अंदर तमाम चीजों को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आप लिखोगे बिकॉज, लिखो बात, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, water is universal solvent because it dissolves many majority of components, ठीक है। इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ये अपने अंदर बहुत सारे कंपाउंड को क्या करता है, डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, तो हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
ना कहना प्लीज बस ये है बस मैं पता पापा ज्यादा देर आप भी नहीं गल करदा। ठीक है जी। हमारे पास जो यस सर। वाटर होता है वो क्या करता है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज चीनी वाटर में सब डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें होती हैं किसी ना किसी हद तक वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, और किसी चीज में ऐसा कह लो कि ऐसी एबिलिटी नहीं है जो वाटर के अंदर है। ठीक है नूर बेटा, और किसी चीज में ऐसी एबिलिटी नहीं है जो वाटर के अंदर है। ये ऑलमोस्ट हर चीज, जैसे आप जब वॉशिंग करवा रहे होते किसी चीज की, तो जितने वो दाग होते हैं वो उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। तो वाटर ही है वो, वाटर अपने अंदर डिसॉल्व चीजें कर लेता है। क्योंकि अब ये करता क्यों है, ये हम आप हायर क्लासेस में जान पढ़ोगे इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों ये चीजें अपने अंदर इस तरह से ले लेता है। ठीक है, तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह दिया। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, बल्कि 3 कर लिए। पहला हमने क्वेश्चन किया डिफाइन सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होते हैं, पहले एक क्वेश्चन। फिर हमने कहा कि सोल्यूशन और मिक्सचर में क्या फर्क होता है, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर हमने कहा कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, यहां तक अगर किसी को इश्यू है तो आप क्वेश्चन पूछ लो। सोल्यूशन में, मिक्सचर में किसी में मसला है तो नहीं नहीं यार, उस 2 मिनट का वेट करें, मैं आ रहा हूं, खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक अगर किसी को इश्यू है तो मुझसे क्वेश्चन कर ले बेटे। ओके भाई, इंशाल्लाह बाकी कल देखते हैं। और टेस्ट मैं फिर से कह रहा हूं, देखो जरूरी नहीं आप कि आप बुक खोल के लिखो टेस्ट को, आप बुक को साइड पे रखो, जितना टेस्ट आता होगा उतना ईमानदारी से करके भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, इतना इसको ये नहीं है कि आपका बहुत अच्छी आपकी परसेंटेज हो, आपका ऐसे हो वैसे हो। जितना आप इजीली कर सकते हो आप बेटे उतना करके भेज देना। अगर आप उसको नकल करके कब भेजोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।